Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Brain Gain by An Academy. I am Kirti Mahendra, your biology educator, and in this session we will be doing the rapid revision of the chapter हेरिडिटी. सो विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे सबसे पहले कि चैप्टर के टर्म का मतलब क्या होता है. सिंपली कहा जाए तो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है उसे कहा जाता है हेरिडिटी. जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि जो फादर है उनका नोज काफी ब्रॉड है और जो मदर है उनकी आईब्रोज काफी थिक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो चाइल्ड है उनकी जो नोज है वो काफी ब्रॉड है विच इज बिकॉज ऑफ द फादर एंड आईब्रोज आर थिक बिकॉज ऑफ द मदर. सो सिंपली एक जनरेशन से अगले जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी. नेक्स्ट अप वी हैव वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी कि आपको जो अपने आसपास डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं किसी भी पर्सन को या स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने में, उसे कहा जाता है वेरिएशन. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोगेनविलिया का प्लांट है बट द फ्लावर कलर्स आर डिफरेंट, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ह्यूमन हेयर कलर पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं सब में कलर ऑफ हेयर भी अलग अलग पाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंटेशन ऑफ द हेयर, एंड जो हेयर का पैटर्न है वो भी अलग हो सकता है. जैसे किसी के हेयर स्ट्रेट हो सकते हैं, किसी के कर्ली, किसी के वेवी, किसी के थिक कर्ल्स. सिमिलरली एक और एग्जांपल जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे कि जो ईयर लोब है वो कई लोगों का फ्री होता है, इट इज नॉट अटैच्ड टू द स्किन बट इन सम पीपल द ईयर लोब इज अटैच्ड टू द स्किन. तो यानी कि जो ईयर लोब का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसे कहा जाता है वेरिएशन. Now we have two different types of traits. एक होता है acquired traits और दूसरा होता है inherited traits. Acquired traits और inherited traits के बीच के जो differences हैं ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान से समझना है. Inherited traits की अगर मैं बात करती हूँ तो ये वो traits होते हैं जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं और आप भी अपनी अगली जनरेशन में देंगे. जैसे कि आपको एक फिक्स्ड नोज का पैटर्न है, नोज का शेप है, आई का कलर, आई का पैटर्न, हेयर कलर, हेयर पैटर्न, बॉडी शेप, ये सब आपको बाय बर्थ मिलता है. अनलेस आप इसको अगर सर्जिकली चेंज करवाते हैं दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज आपको पेरेंट्स ने दिया है एंड आप भी अपनी अगली जनरेशन में पास ऑन करेंगे. इन्हें कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक्वायर्ड ट्रेट्स वो वाले ट्रेट्स होते हैं जो कि आप अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग, टैटू, पियर्सिंग, ये सब आपने अपनी लाइफ टाइम में सीखा है, ना तो आपको पेरेंट्स से मिला है और ना ही आप अपनी अगली जनरेशन को देंगे. सो दीज आर योर एक्वायर्ड ट्रेट्स. इनके जो पॉइंटर्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए सो दैट यू कैन गेट अ रेफरेंस कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है. दैट इनहेरिटेड ट्रेट्स आर received from the parents and transferred to the next generation by sexual reproduction. Example, skin color, eye shape, height. Acquired traits are acquired during the lifetime of a person. They are not received from the parental generation nor transferred to the next generation, जैसे कि swimming, dancing, tattoo, piercing, etc. नाउ बिफोर वी स्टार्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ बेसिक टर्म्स को ध्यान से समझ ले. जैसे कि अभी मैं एक ही बार में आपको 3 टर्म समझाऊंगी बिकॉज ये रैपिड रिवीजन है, तो क्रोमोसोम, डीएनए, जीन को हम एक साथ लेंगे और चलते हैं सबसे पहले कि जो सेल होता है वो क्या करता है. उसके अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियस जो कि आपका कंट्रोल या फिर मैं बोल सकती हूँ ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. इसके पास होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिनका नाम होता है क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बना है जो कि है डीएनए और प्रोटीन. जिस प्रकार से आप मकर संक्रांति पर जो चरखा होता है उसके आसपास धागे को लपेट देते हैं, लाइकवाइज क्रोमोसोम में भी प्रोटीन के आसपास डीएनए को लपेट दिया जाता है. और इस डीएनए जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पाए जाते हैं जीन्स. जैसे कि देखिए ये एक जीन है, तो जीन जो होते हैं बच्चों डिफरेंट कैरेक्टर्स या ट्रेट के लिए होते हैं. हो सकता है कोई हेयर कलर के लिए हो, हेयर पैटर्न के लिए हो, आई कलर के लिए हो, आई पैटर्न के लिए हो. सो ऑल दीज जीन्स आर कंट्रोलिंग योर ट्रेट्स. नेक्स्ट अप वी हैव डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. पहले हम हैप्लॉइड समझ लेते हैं ताकि डिप्लॉइड को जानना इजी हो. लेट अस से कि ये कोई हैप्लॉइड सेल है और उस सेल के पास हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है. जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का सिर्फ एक कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 का भी एक कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 3 का भी एक कॉपी है. तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, हैप्लॉइड. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड में जो टर्म आता है डाई, इट मीन्स 2. मतलब कि ऐसे कि इसके अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज पाई जाएंगी. जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 की पहली कॉपी, दूसरी कॉपी, क्रोमोसोम 2 की पहली दूसरी, क्रोमोसोम 3 की पहली दूसरी. तो ऐसे सेल को कहा जाता है डिप्लॉइड सेल. और ह्यूमंस के अंदर सारे ही सेल डिप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट जो गैमीट्स होते हैं यानी कि स्पर्म और एग सेल, ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड इन नेचर. मतलब इनके पास हर क्रोमोसोम का एक कॉपी होता है. अब बात ये आती है कि भाई अगर हमारे पास क्रोमोसोम 2 है हर सेल के अंदर, तो जाहिर सी बात है उस पर पाए जाने वाले जीन्स भी 2 डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर होंगे, बिकॉज राइट नाउ ओनली वी स्टडीड कि क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं.
जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक हमारे पास एक क्रोमोसोम का सेट है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई जीन है। ये जीन बोलता है कि जो ईयरलोब होना चाहिए ये स्किन से अटैच होना चाहिए, और जो दूसरा जीन है वो बोलता है कि जो ईयरलोब है वो अटैच्ड नहीं, फ्री होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही जीन ईयरलोब को कंट्रोल कर रहे हैं, बट दोनों जीन अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक बोल रहा है अटैच्ड, एक बोल रहा है फ्री। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोल देते हैं? अलील। मतलब ये एक ही कैरेक्टर है ईयरलोब का, एक ही ट्रेट है, बट इनके वेरिएशन है, इनके फॉर्म्स डिफरेंट है, दोनों की डिमांड्स अलग अलग होती है। तो ऐसे केस के अंदर बच्चों होता क्या है? क्या एक ईयरलोब किसी पर्सन का अटैच्ड होगा, दूसरा फ्री होगा, या दोनों अटैच्ड होंगे या दोनों फ्री होंगे? उसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई दो क्रोमोसोम है। एक बोलता है कि जो हेयर कलर है वो होना चाहिए ब्लैक, और दूसरा बोलता है जो हेयर कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ब्राउन, राइट? तो ऐसे केस के अंदर क्या बच्चे के आधे बाल ब्लैक होंगे, आधे ब्राउन होंगे, या सारे ब्लैक होंगे या सारे ब्राउन होंगे? तो हम ये पाते हैं कि जो बच्चा है उसका हेयर कलर कैसा है? ब्लैक है। यानी कि जब दो डिफरेंट हमारे पास अलील्स पाए गए तो सिर्फ एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। तो जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट अलील, राइट? तो डोमिनेंट अलील को हमेशा आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है ब्लैक को कैपिटल बी से। जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे क्या बोला जाता है? रिसेसिव अलील। यानी कि इसके एक्सप्रेशन को छुपा दिया गया या फिर मास्क कर दिया गया, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा विद अ स्मॉल या फिर लोअर केस लेटर। अब ये तो बात हो गई है जब दोनों अलील अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, जब अलग अलग सिचुएशन होती है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन है, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो कैसा है? डोमिनेंट है। बिकॉज डोमिनेंट कैसा है? घर का बड़ा भाई है, तो हमेशा उसकी मनमानी चलेगी। तो मैंने ये चीज यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी है कि डोमिनेंट अलील हमेशा एक्सप्रेस करता है, चाहे उसके साथ कोई और अलील हो या फिर ना हो, रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ कैपिटल लेटर। रिसेसिव की बात करें तो ये तभी एक्सप्रेस करता है जब डोमिनेंट अलील ना हो, मतलब दो रिसेसिव अलील साथ में हो। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल और अ लोअर केस लेटर। चलिए हम एक बार नया टर्म सीख लेते हैं, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, राइट? अगर मैं आपको एक केस से समझाऊं, लेट्स से कि दो क्रोमोसोम है, वो दोनों ही बोल रहे हैं उनके अलील्स की जो हेयर कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। तो इट इज वेरी वेरी इजी कि जो बच्चे का हेयर कलर है वो हो जाएगा ब्लैक, और जीनोटाइप कैसा हो जाएगा? कैपिटल बी, बिकॉज वी नो कि ब्लैक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे केस को हम क्या बोल देते हैं? होमोजाइगस, बिकॉज होमो मीन्स सेम, मतलब आपके पास दोनों अलील जो है वो कैसे हैं? सेम है। पर ध्यान से देखें तो दोनों ही अलील डोमिनेंट भी है, तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस तो है, बट होमोजाइगस डोमिनेंट है। नेक्स्ट वी हैव एक ऐसा केस जिसके अंदर जो दोनों अलील है वो बोल रहे हैं कि हेयर कलर होना चाहिए ब्राउन। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हेयर कलर इजीली बच्चे का ब्राउन हो जाएगा, और क्योंकि हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं ब्राउन को, तो वी कैन राइट स्मॉल बी। अब मैं इसको बोलूंगी होमोजाइगस, बिकॉज ऑब्वियसली जो दोनों ही अलील है वो सेम है, बट ये जो दोनों अलील है वो रिसेसिव है। मतलब कैसे वाले हैं? स्मॉल अल्फाबेट वाले हैं, तो हम क्या लिख देंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। थर्ड केस हमारे पास आ जाता है जो कि दोनों ही अलील डिफर कर जाते हैं, मतलब एक अलील बोल रहा है कि ब्राउन हेयर कलर हो, एक अलील बोल रहा है कि ब्लैक हेयर कलर हो। तो ऐसे केस के अंदर जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कौन सा होता है? डोमिनेंट। देखो ब्लैक डोमिनेंट था तो ब्लैक ने अपने आप को एक्सप्रेस करा, और ब्लैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से और ब्राउन को करते हैं स्मॉल बी से, तो दोनों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट दिखेगा वही जो सिर्फ डोमिनेंट होता है। तो ऐसे केस को जिसके अंदर जो है दोनों अलील्स अलग अलग हो उसे कहा जाता है हेट्रोजाइगस स्टेट, राइट? तो आपको आई होप क्लियर होगा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म बहुत बेसिक है, फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि कोई चीज बाहर से कैसे दिखती है, राइट? तो जैसे कि आपने देखा ब्राउन या ब्लैक हेयर कलर है, आप बाहर से देख पा रहे हैं, दे आर योर फिनोटाइप्स। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, यानी कि उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो हम देखें कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपको अलील या जीन की स्टेट बता रहा है, उसको क्या बोल देते हैं? जीनोटाइप। अगर आपको जीनोटाइप पता है तो ऑब्वियसली आप फिनोटाइप बहुत इजीली निकाल भी सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मेंडेलियन जेनेटिक्स, और मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स एज यू गाइस मस्ट नो। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे ऑन गार्डन पी प्लांट। क्यों किए थे उसके रीजन आपसे पूछे जाते हैं, सो आई हैव एनलिस्टेड द पॉइंटर्स। क्योंकि इजी टू ग्रो एंड मेंटेन है, देन उसका लाइफ स्पैन काफी शॉर्ट है, तो इजीली आप उसको जनरेशन देन जनरेशन ग्रो करा के उसके कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पढ़ सकते हैं। एंड देन इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता
सकता है। फाइनली हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब कौन से, जिसके अंदर आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग फॉर्म देखने को मिल जाए। कौन से हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मैंने उनका लिस्ट यहाँ पे लगा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर के लिए पर्पल और व्हाइट है, हाइट के लिए टॉल और शॉर्ट है, ये दोनों है। तो आपको ऐसे सातों के पता होने चाहिए सो दैट एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आपके मार्क्स लूज ना हो। अपने वन शॉट डिटेल लेक्चर के अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है। राइट नाउ मैं इसको ओवरव्यू में ले रही हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो बच्चों मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक ऐसा क्रॉस है विच विल इन्वॉल्व ओनली वन कैरेक्टर या फिर वन ट्रेट। अब मेंडल ने क्या किया था, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया तो उन्होंने जो प्योर पेरेंट्स लिए थे, यानी प्योर का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, होमोजाइगस प्लांट्स होते हैं, मतलब जो भी ट्रेट है उसके लिए होमोजाइगस होंगे। अब ये बात अलग है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है या होमोजाइगस रिसेसिव होता है। राइट, तो देखिए पहला जनरेशन में हमने क्या लिया, पेरेंट्स को कैपिटल टी यानी टॉल पेरेंट है, तो होमोजाइगस तो हुआ और डोमिनेंट भी हुआ। और दूसरा पेरेंट कैसा है, ड्वार्फ है, स्मॉल टी, मतलब ये कैसा हुआ, होमोजाइगस बट रिसेसिव। जब गैमीट बने तो हमने क्या पाया यहाँ पे कि दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब बच्चे बने उसके F1 जनरेशन हमारे पास आई, मतलब मेंडल के पास आई, तो मेंडल सॉ कि जो सारे ही प्लांट्स हैं वो टॉल हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइज हो गया इसको देख के, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग मतलब मीडियम हाइट के होने चाहिए थे। बट उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो मिक्स देखने को मिल रहा है, ना ही आधे टॉल आधे डॉफ देखने को मिल रहा है, सारे के सारे ही टॉल मिल गए। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज और इसके चलते उन्होंने बोला जो ये F1 में बच्चे आए हैं ना, मैं इन्हीं के बीच में ही क्रॉस करवा दूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दूंगा। तो वही उन्होंने कराया, यानी कि उन्होंने उसी जनरेशन के बच्चों को उठा के उनके बीच में क्रॉस बनवाया। और जब उनके F2 जनरेशन आई तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टॉल होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। राइट, तो उन्होंने देखा कि यार कुछ बच्चे टॉल हैं बट एक बच्चा ऐसा भी है जो कि डॉफ है प्लांट का। राइट, तो ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि F2 जनरेशन के अंदर मुझे डॉफ देखने को मिला है बट F1 में देखने को नहीं मिला था, विच प्रूव्स कि जो डॉफ वाला है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो F1 में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है, F2 में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, याद रखिएगा बिकॉज एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चलो अगर मैं बात करती हूँ फिनोटाइपिक रेशियो की, तो फिनोटाइपिक का मतलब कैसा होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो आप देख लीजिए कितने टॉल है कितने डॉफ है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 टॉल प्लांट्स हैं बिकॉज तीनों के पास एक एक डोमिनेंट अलील है और एक हमारे पास डॉफ है। तो हम क्या लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। नेक्स्ट अप वी हैव जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो देख लीजिए कैपिटल टी कितने हैं, सिर्फ एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास 2 है और स्मॉल टी एक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है, 1:2:1। इसी के बेसिस पे उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों क्या बोल देता है कि जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है हेट्रोजाइगस स्टेट के अंदर उसे कहा जाता है डोमिनेंट अलील, और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हेट्रोजाइगस स्टेट में उसे कहा जाता है रिसेसिव अलील। यानी रिसेसिव अलील वो है जिसके इफेक्ट को मास्क कर दिया जाता है, हुज इफेक्ट इज मास्क्ड इज रिसेसिव, और जो एक्सप्रेस कर रहा है इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्रॉस दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने चांसेस आ रहे हैं सारे यहाँ पे लगा लो बिकॉज बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डाई हाइब्रिड में जो वर्ड आता है डाई, इट मीन्स 2, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में यहाँ पे क्रॉस करवाया जा रहा है। पहले आपने एक का पढ़ा, अब आप 2 का पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेंडल ने क्या किया, पहले चूज किया एक ऐसा सीड जो कि था येलो और राउंड, एंड दूसरा सीड लिया विच वॉज ग्रीन एंड रिंकल्ड। जब इनका क्रॉस कराया F1 जनरेशन में सारे सीड्स आए येलो एंड राउंड। राइट, सो ही वाज अगेन वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, F1 को ही मैं सेल्फ करवा लेता हूँ। तो F1 का जब सेल्फ करवाया गया तो उनको जो प्रोजेनी मिली वो कुछ ये सारी थी। राइट, और इन सारी प्रोजेनीज को देख के व्हाट ही एनालाइज्ड वाज कि कुछ प्रोजेनीज ऐसी है, मतलब जो कुछ प्लांट्स हैं उनके जो सीड है वो कैसे हैं, येलो और राउंड है। तो दैट वाज ओके बिकॉज वो किसी एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये आपको दिख रहा है 9 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि येलो और राउंड है, जो कि एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। कुछ ऐसे थे जो कि ग्रीन और राउंड थे, और ग्रीन और राउंड कभी भी देखने को नहीं मिला है पेरेंट में। देखो ग्रीन और राउंड, यहाँ पे ना तो ये पेरेंट ग्रीन राउंड है ना फिर ये पेरेंट ग्रीन राउंड है, मतलब ये नया कॉम्बिनेशन है। फिर उन्होंने देखा येलो रिंकल्ड भी मिल रहा है, और येलो रिंकल्ड भी ना तो ये वाला पेरेंट येलो रिंकल्ड है ना फिर ये वाला येलो रिंकल्ड है, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है दीज वर न्यू कॉम्बिनेशन। और फिर इवेंचुअली उनको एक और देखने को मिला विच वॉज ग्रीन रिंकल्ड, जो कि एक पेरेंट को यहाँ पे रिजेंबल कर रहा था।
तो बाय विच ही कंक्लूडेड कि जो जीन्स का जो ट्रांसमिशन है, वो जो जीन्स का ट्रांसफर होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, सेपरेट होता है। मतलब कोई भी दो जीन हमेशा जुड़े हुए नहीं होते। अगर ऐसा होता तो आप क्या देखते हैं कि सारे बच्चे या तो है वो येलो राउंड है या फिर ग्रीन रिंकल्ड है, बट आपको उल्टा भी देखने को मिल रहा है, येलो रिंकल्ड भी देखने को मिल रहा है और ग्रीन राउंड भी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि जो जीन्स है वो एक दूसरे से अलग अलग है एंड सेपरेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही गेव द नेक्स्ट लॉ विच इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये कहता है कि जब भी जीन्स का ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। और एक जीन का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच इज व्हाई वी सी न्यू कॉम्बिनेशन इन द F2 जनरेशन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स बच्चों क्या होता है, हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 23 पेयर्स के अंदर, बिकॉज एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 23 पेयर्स के अंदर 22 पेयर्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, बिकॉज ये मेल फीमेल दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं, राइट। एंड एक पेयर जो होता है उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये मेल फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है। मेल्स में कौन सा होता है, इट इज XY एंड फीमेल्स में इट इज XX। तो यही क्रोमोसोम जो है वो डिफर करते हैं, बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। तो अगर हमें सेक्स डिटरमाइन करना है, मतलब ये बताना है कि जो बेबी है उसका बर्थ होने के बाद सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल है क्या फीमेल है, तो उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक वो क्या होता है। फीमेल है वो XX है और जो मेल है वो XY है। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या देख पाते हैं कि फीमेल गैमीट सारे XX बनते हैं, पर मेल के जो गैमीट्स हैं वो आधे गैमीट्स में होता है X, आधों में होता है Y। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब बच्चे बनते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ तो फीमेल जो है वो एक फीमेल ये रही और दूसरी फीमेल जो है वो ये रही, मतलब 2 फीमेल हो रही हैं, राइट। इस क्रॉस के हिसाब से, राइट, 2 फीमेल्स हैं अगर हम देखें और 2 ही मेल्स हैं, एक मेल ये रहा दूसरा मेल ये रहा। तो अगर मैं इनको कैंसिल कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1:1। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि 50% चांस है कि मेल हो और 50% चांस है कि फीमेल हो। तो किसी भी रिप्रोडक्शन के बाद एक लड़का या लड़की के होने के चांस बिल्कुल बराबर होते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो मेल है वो 2 अलग अलग टाइप के गैमीट बना रहा है, तो आइडियली जो मेल है वो ही रिस्पॉन्सिबल है किसी बेबी के सेक्स डिटरमिनेशन में। सो द चांसेस ऑफ अ गर्ल एंड बॉय आर इक्वल, बट who is determining the sex of the baby, that is the male parent. So I hope this is clear to each one of you, and with this I would like to end the session. अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं and I will get back to you as soon as possible. Till then, bye bye, take care.